हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। लो जी, पाजी वापस आ गया है अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको बल्ले बल्ले करवाने। अरे भाई, एनसीईआरटी हिट लिस्ट का एपिसोड नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जिस तरीके से माइंड मैप्स में यूनिक माइंड मैप्स थे, उसी तरीके से हमारे इस पाजी की कक्षा में एनसीईआरटी हिट लिस्ट में है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक एनालिसिस। प्रीवियस 10 इयर्स के बोर्ड एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नोट करने में आई। अब वो इंटरेस्टिंग चीजें अगर आप देखेंगे तो वो इंटरेस्टिंग चीजों के अंदर सबसे पहले आप नीचे अगर एपिसोड्स देखेंगे, आपके टॉपिक्स देखेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन नर्न्स्ट इक्वेशन एंड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस पे आ रहा है। सो यू सी दीज 3 टॉपिक्स आर द मेजॉरिटी टॉपिक्स विच आर बीइंग आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मेक श्योर कि आप ये 3 टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से और बढ़िया से काम कर लें। एंड हाँ, हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 1 शॉट के अंदर इन तीनों टॉपिक्स के फॉर्मूलाज और उनको सॉल्व करने की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको वहां पर दी हुई है। तो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस वीडियो, आपको 1 शॉट सीरीज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 शॉट देखना है और यहां पर आना है। परफेक्ट है। अब सीरीज में नोट करो एमसीक्यू सेक्शन। एमसीक्यू सेक्शन मैक्सिमम कहां से पूछा जा रहा है? सो मैक्सिमम अगेन नर्न्स्ट इक्वेशन में से पूछा जा रहा है। करेक्ट है। और फिर अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स देखेंगे तो वो आपके कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिसिस में से पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि इस चैप्टर का वो हिस्सा जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो कहां है, राइट? एंड फिर छुटमुट क्वेश्चंस आपके बैटरी, कोरोजन और फ्यूल सेल्स में से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी हिट लिस्ट एपिसोड नंबर 2। चलिए लेट्स गो अहेड, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन पाजी आपको बता रहा है, अगर आप पाजी की कक्षा में बैठे हैं तो आपको पेन और पेपर एक्टिवेट करना है। एंड माय डियर फ्रेंड, आप भी ये चीज जानते हैं कि लेक्चर को सिर्फ सुनने से उसका रिटेंशन नहीं होता है। जब आप उसको लिखना चालू करते हैं तब आपका रिटेंशन जो है मोर देन 80% जाता है। परफेक्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहां पर, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट? ठीक है। अब मैक्सिमम बच्चे इस चीज में क्या डिमांड करते हैं? वो डिमांड करते हैं सर हमें तो यहां पर क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए होगा। अरे है कि नहीं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स चाहिए होंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप पाजी की कक्षा में भैया, पाजी की कक्षा की हैशटैग पाजी ट्रिक, ये पाजी ट्रिक आपको बहुत काम आएगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करके आपने जब एक रिएक्शन पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ी थी एक रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को पाजी आपके लिए यहां पर बनाने जा रहा है। हैशटैग पाजी ट्रिक प्लीज ध्यान दीजिएगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये पूरी सीरीज बनाई गई है। हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव और हाइड्रोजन के ऊपर वाले मोर रिएक्टिव। सो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ पहले, है ना? अब 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आपको इन एलिमेंट्स के नाम तो पता ही होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। काशी मीन्स पोटेशियम, नाथ मीन्स सोडियम, का मीन्स कैल्शियम, माली मीन्स मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, से टिन, पकाता लेड, हाइड्रोजन है, राइट? कौन इज Cu, दैट इज कॉपर। फिर है आपका है, अगेन है इज योर मर्क्यूरी, एंड देन इट्स सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। सो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ पहले। दैट्स योर हैशटैग पाजी ट्रिक, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज विदाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सिंपल है यार, अगर आपने पॉट लिया लेट्स से जिंक का और उसमें आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो अपने को पता है ना कि ये जिंक इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस।
तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाएगा एंड हेंसफोर्थ यू कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट? नो. व्हाई? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस इट विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग. तो ये क्वेश्चन पाजी इसलिए आपके लिए लेके आया कि आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद दिला सके. परफेक्ट है. आई होप आप लोगों ने यहां पर वीडियो को पॉज किया होगा और अच्छे से ये निमोनिक्स के साथ इस सीरीज को नोट डाउन कर लिया होगा. चल, तो इसके बेसिस पे कुछ ऐसे छुटमुट क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आपको पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ pH 10. अब मैक्सिमम बच्चे यहां पर क्या गलती करेंगे? गलती ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि ये कौन से पार्ट ऑफ द चैप्टर में से. तो भैया ये है आपका नर्न्स्ट इक्वेशन का पार्ट. ओके, अब नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए पाजी ने आपको ट्रिक दी हुई है, वन शॉट में जाके देखिए द गोल्डन 5 स्टेप्स जो पाजी ने दिए हैं. ठीक है. सो गिवन डेटा में आपको सिर्फ इतना दिया है कि pH की वैल्यू 10 दी हुई है. अब आपको करना है फाइंड क्या? आपको फाइंड करना है E ऑफ H प्लस गोइंग टू H2. आपको ये फाइंड करना है. ठीक है. रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं हम हमेशा स्टैंडर्ड में. करेक्ट है. तो स्टेप नंबर 1 was always making the equation. So H plus goes to H plus, हाँ सही, H plus goes to electron goes to H2. ठीक है. H plus plus electron goes to H2. अब अगेन बैलेंस करेंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा. अब सेकेंड स्टेप में आपको मिला N का वैल्यू दैट इज 2. थर्ड स्टेप में आप ढूंढते थे Q का एक्सप्रेशन दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर. क्या मैं इसको H प्लस टू द पावर -2 ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. फोर्थ स्टेप में हम E नॉट H प्लस गोइंग टू H2 की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 0 वोल्ट. सिंपल है. अब फिफ्थ स्टेप में हम लोग यहां पर यूज करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन. सो E ऑफ H प्लस गोइंग टू H2 के लिए दैट विल बी E नॉट ऑफ H प्लस गोइंग टू H2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ Q. अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, वैल्यूज डालो भैया. ये 0 है माइनस, ये है 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर आ जाएगा लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन टू द पावर -2. अब ये -2 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2. माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा ये माइनस ही रहने दो और यहां पर ये भी माइनस ही रहने दो. क्यों? अभी पता चल जाएगा. लॉग ऑफ H प्लस, अब देखो अगर 2 से 2 कट हो गया तो ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस हो गया ना बच्चा. ओहो, बच्चा एक्साइटेड, बच्चा बोला अरे सर ये तो pH ही हो गया. तो हाँ, वही तो हमें ढूंढना था ना, हमें तो pH ही दिया हुआ था. तो बस वो pH का वैल्यू यहां पर डालो, 10 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा. नेगेटिव में पोटेंशियल आएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन वंस अगेन पाजी क्यों लेके आया आपके लिए? क्योंकि आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला मिस आउट कर देंगे. तो ये फॉर्मूला प्लीज नोट डाउन करें और नर्न्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो 5 स्टेप की जरूरत है वो भी पाजी ने आपको इस क्वेश्चन के तहत रिवाइज करवा दिया है. तो मेक श्योर कि आप पाजी की कोई भी कक्षा मिस ना करें. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या दिया हुआ है आपको भैया? द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट डू यू हैव टू आइडेंटिफाई. सबसे पहले आपको देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है. मैक्सिमम बच्चे वही मिस आउट कर देंगे. Fe+3 दिया है बच्चा, +2i माइनस गोज टू Fe+2 प्लस i2. अब अगर आप देखो तो +3 से +2 तो इन भाई साहब का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये हमारे कैथोड हैं. और I माइनस से I2 इन भाई साहब का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये हमारे एनोड है. परफेक्ट है. E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी. ओ पाजी ये तो ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया. हाँ तो देखो आपको डेल्टा जी नॉट, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज. अगर आपने फॉर्मूला की लिस्ट पाजी के वन शॉट को देख के बना ली तो आप लोगों का चैप्टर जो है वो एकदम आसान हो जाएगा. अब अगर आप देखो तो डेल्टा जी नॉट जो है वो -NFE0 सेल के बराबर होता है. वी नो दिस इक्वेशन, यस और नो? यस बिल्कुल सर, हमें पता है. अब दो चीजें आपको इसके लिए चाहिए, N और E0 सेल. ये तो कांस्टेंट है. अब N की वैल्यू अपने को यहां पर दिख रही है, देखो यहां पर प्लीज
+3 से +2, ये एक का चेंज हुआ, लेकिन टोटल 2 एटम्स ऑफ Fe हैं, सो टोटल चेंज यहां पर कैथोड पे 2 है, करेक्ट है। और I -1 से 0 गया 1 इलेक्ट्रॉन, और 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सो आपका N का वैल्यू यहां पर आ गया 2। ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज है वो आपका वैल्यू हो जाएगा 96500, और E0 सेल की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 236। बस इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार, ठीक है। सो डेल्टा G0 मिलेगा। क्या गलती करेंगे आप यहां पर, हैशटैग पाजी गलती। अब हर बार हम पाजी गलती को पूरा नहीं लिखेंगे, जहां जहां पाजी गलती होगा वहां पर हैशटैग पीजी, हाँ, हैशटैग पीजी। अब हैशटैग पीजी में आप आंसर भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप क्या मिस कर दोगे वो मैं यहां लिख देता हूं। आप मिस कर दोगे इस क्वेश्चन में इसके यूनिट्स। एंड माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि अगर यूनिट्स आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी बहुत ही खराब हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, खुद सोचो कि मैंने आपको ये पेन दिया और मैंने आपको बोला कि यार दिस इज 5, अरे यार खुजाते रह जाओगे। 5 क्या, 5 नंबर, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, व्हाट, है ना। तो पाजी ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी लाइफ में। तो यहां पर आंसर किलो जूल्स पर मोल में आएगा। ओके, फिर बात करते हैं कि हमको पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चा बोलते हैं सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है। हाँ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें पता है E0 सेल इज इक्वल टू, है ना, आपको अच्छा एक स्टेप पीछे जाते हैं। आपको ये पता है डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln/Q, ये था, ठीक है। छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसको कर लो। अब एट इक्विलिब्रियम ये वैल्यू 0 हो जाती है बच्चा। तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो डेल्टा G0 इज -RT/ln, ये K हो जाएगा। क्यों, इक्विलिब्रियम आ गया है तो Q की वैल्यू K के बराबर हो जाएगी। और ये चीज -NF E0 सेल होता है, तो -RT और यहां पर ln K, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। E0 सेल इज इक्वल टू RT/NF, एंड यहां पर अगर मैं log K कर दूं तो यहां पर 2.303 आ जाएगा, करेक्ट है। अब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, हम ये पढ़ चुके हैं। ये पूरा कांस्टेंट क्या होता है, 0.059 डिवाइडेड बाय n एंड log ऑफ K। तो आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। E0 सेल की वैल्यू दी हुई है, n हमने ढूंढ लिया है, 0.059 पता है, और log K आ जाएगा। ओके, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोर्ड एग्जामिनेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना ढूंढने के लिए, क्योंकि उसमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, वो क्या करेगा, वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ log K, ऐसा कर देगा। तो आपको वहां पर सिंपली log K ढूंढना है। तो क्वेश्चन को एक लेवल और आसान कर दिया आपके एग्जामिनर ने, ठीक है बच्चा। तो ये चीज नोट डाउन करें, दो फॉर्मूलाज, डेल्टा G एंड -NF E0 सेल एंड E0 सेल एंड log K के बीच में रिलेशन, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी इन टेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। हाँ, अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैं डाल दूंगा हैशटैग बोर्ड्स, है ना। हैशटैग बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कंडक्टिविटी होती क्या है, व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, है ना। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions of volume 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। पहले डेफिनेशन को समझो। अब अगर आपने इन भाई साहब को डाइल्यूट किया, सोच के जवाब दीजिएगा, अगर आपने डाइल्यूट किया तो डू यू एग्री पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज, राइट।
अब अगर पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है एंड कंडक्टेंस इज ड्यू टू ऑल द आयंस इटसेल्फ, तो देयरफॉर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन. सो के कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. आप जितना डाइल्यूशन करोगे उतना कंडक्टिविटी डिक्रीज होता जाएगा. व्हाई? बिकॉज पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस विल डिक्रीज. अब ये क्वेश्चन पाजी क्यों लेके आया था? क्योंकि यहां पर था आपका हैशटैग कीवर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. सो हैशटैग कीवर्ड. अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स ही इस चैप्टर की आन बान और शान है. हाँ, न्यूमेरिकल्स का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, थ्योरी में थोड़ा कम रहता है, बट जिस थ्योरी में मैक्सिमम बोर्ड रिपीटेशन है वो मैं यहां पर हैशटैग बोर्ड्स के फॉर्म में डाल देने वाला हूं. करेक्ट है, परफेक्ट है. चलो आगे बढ़ते हैं. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड इज 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ओके, अब अगेन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है अपने को? गिवन डेटा निकालना होता है. ओके, अब गिवन डेटा में मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा एम दे दिया 0.025, अच्छा सॉरी, कंडक्टिविटी ऑफ दिस, तो मोलैरिटी दे दिया 0.025 मोल पर लीटर. मेथेनॉइक एसिड इज, सो लैम्डा एम की वैल्यू दे दिया 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है कि नहीं? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओ हो, ध्यान से. अच्छा, फाइंड डेटा में और भी हैं, बट फाइंड के अंदर अपने क्या करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा ढूंढना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी ढूंढना है, मतलब के ए भी ढूंढना है. गिवन है लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस इज 349.6 एंड लैम्डा एम नॉट ऑफ HCOO माइनस इज 54.6. देखो आपको ये डेटा निकाला, ये डेटा जैसे आप निकालोगे टिक करके यहां पर आधा मार्क मिल जाएगा आपको. तो डेटा निकालो, फाइंड लिखा, और उसके बाद आप क्या करोगे? सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे. ठीक है, दैट्स हाउ यू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, जो हमने अगेन एनसीईआरटी हिट लिस्ट चैप्टर नंबर 1 में भी बताया था, चैप्टर नंबर 2 में भी उसको रिविजिट कर दिया है. अब अगर आप देखो तो आपको प्रोसेस समझ में आना शुरू हो जाएगा. हमें अल्फा ढूंढना है, तो अल्फा की वैल्यू तो भैया क्या होती है? अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट. ठीक है, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट. अब एम बाय नॉट होता है, ज्यादातर बच्चे यहां पर गलती करते हैं, हैशटैग पीजी है यहां पर, वो नॉट बाय एम कर देते हैं. दिस इज एम बाय नॉट. ठीक है, परफेक्ट है. अब ध्यान से देखो, लैम्डा एम कहां से निकालेंगे? तो लैम्डा एम के लिए अपने को इक्वेशन की कुछ वैल्यूज दी हुई है, एंड दैट इज नथिंग बट यहां पर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनॉइक एसिड इज दिस, कैलकुलेट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब लैम्डा एम जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सो लैम्डा एम इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाय एम, है ना. सो मोलैरिटी अपने को दी हुई है, ये रहा. लैम्डा एम भी अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है, सो ये करने की अपने को जरूरत नहीं है, सीधा लैम्डा एम दिया हुआ है. बट लैम्डा एम नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टिंग ये दोनों का यूज करेंगे. अब लैम्डा एम नॉट, कोलरॉश लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होगा? लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ HCOO माइनस. तो देखो मैंने फॉर्मूला भी रिवाइज करवा दिया, बट सीधा लैम्डा एम दिया हुआ था, वो लैम्डा एम की वैल्यू सीधा ले ली और यहां पर इन दोनों को ऐड किया, और ऐड करके हमने लैम्डा एम नॉट निकाल दिया. जैसे निकालोगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और हमको पता है कि HCOOH जब डिसोसिएट होगा तो HCO माइनस प्लस H प्लस देगा. देखो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो स्टेप्स मिस नहीं करने हैं. तो यहां पर आपको बताना है एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पे दिस विल बी C माइनस C अल्फा, है ना. तो यहां से Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, विच कैन बी रिटन एज C अल्फा स्क्वायर. अब अल्फा ऊपर से ढूंढ लिया, ये रहा. C आपको दिया हुआ है, ये रहा.
मोलैरिटी। सो C इंटू अल्फा स्क्वायर करेंगे तो आपका Ka का वैल्यू आ जाएगा। देखो पाजी यहां सॉल्व नहीं करवाएगा, पाजी का ट्रिक आपको पता है भाई, स्पून फीडिंग करने नहीं आया है पाजी, सॉल्व तो आपको ही करना है पाजी के साथ। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर्स डाल देने हैं, क्योंकि जैसे ही आप आंसर्स डालोगे तो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक शेयर कर देंगे जो आपको आंसर की देगा और आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो भाई थोड़ा ही समय रह गया बोर्ड के लिए, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पाजी तो आपका क्या है, सारथी है भैया, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। पाजी आपको सिर्फ पाथ दिखाएगा, चलना तो आपको ही है। हाँ यही लाइफ का असूल है भाई, यही लाइफ का असूल है। यू गेट अ मेंटोर, वो मेंटर आपको पाथ दिखाता है, चलना आपको है, वॉर आपको लड़नी है। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। हाँ, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर flows through a metallic wire for 2 hours. Okay, so given data, again given data के अंदर क्या क्या दे दिया हमें, करंट दे दिया है 0.5 एम्पेयर है, टाइम दे दिया है 2 hours। प्लीज रिमेंबर यहां आपको इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। हाँ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, ओहो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो, ये तो सर कुछ इंटरेस्टिंग लाए आप। हाँ देखो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। अब क्या हमको पता है, क्या हमको पता है कि आपका Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यस वी नो दैट राइट। तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2। अब also we know Q is equals to N into E, where N is nothing but the number of electrons and E is nothing but the charge on electron. अब charge on electron क्या वैल्यू, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब N into E is equal to 0.5 into 2। बस ये E को नीचे लेके जाना है, आपको N की वैल्यू मिल जाएगी। ये पाजी क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए लेके आया था क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहां पर ये फिजिक्स का कनेक्शन नहीं ले पाते हैं। सो देखो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो है ना, मॉडर्न फिजिक्स में ये फॉर्मूला आपको आता है, वहां से आपके केमिस्ट्री के एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में कनेक्ट कर दिया गया है एक क्वेश्चन को। मेक श्योर कि आप ये फॉर्मूला नोट डाउन करें फॉर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.10। फिर चल नेक्स्ट, हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर। अब देखो ये एक्चुअली में ना एग्जाम्पल 2.4 है और एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड होते हैं। ओके, बट मेरे को जो नजर में आया कि इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखो कि ये क्वेश्चन ना हैशटैग बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये पूरे चैप्टर को होलिस्टिकली चेक कर रहा है कि क्या बच्चे ने सही से चैप्टर को समझा है या रटा है। अब पाजी के बच्चे कभी भी रटते नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल है ना, गिवन डेटा में आपको सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है गिवन डेटा। हाँ, उसको बताना है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन। ठीक है, तो 0.1 मोलर KCl ऐसा लिख दो और उसके नीचे आप लिखो रेजिस्टेंस दिया है 100 ohms। If the resistance of the same cell, now that's where you're going to miss। क्या लिखा है यहां पर, सेम सेल। बस ये हैशटैग PG है, बच्चा ये कीवर्ड पकड़ेगा नहीं और फंस जाएगा। भाई हैशटैग PG में उसने क्या दिया, सेम सेल है व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोलर। हाँ, तो 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन ही है, उसको यहां लिख दिया। रेजिस्टेंस उसका दे दिया है 520 ohms। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर, मतलब इसका हमें K भी ढूंढना है और लैम्डा m भी ढूंढना है। गिवन क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन इज, सो कंडक्टिविटी इज 1.29 सीमेन पर मीटर। That's where the next mistake of this question is,
गलती नंबर 2, #PG। आप ये मिस कर जाएंगे। ये सीमेन पर मीटर दिया है मेरे बच्चे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जब सेल्स में काम करते हैं तो हम सेंटीमीटर्स में काम करते हैं, हम मीटर्स में काम नहीं करते हैं। तो आपको यहां पर स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ला यार, पाजी आपको यहां पर कन्वर्जन नहीं सिखा रहा है भाई। 12th का बच्चा बोर्ड से बस कुछ ही पल दूर और ये पूछे मेरे से, तो यार मेरा तो शर्म आ जाएगी मेरे को तो यार कि ये क्या पूछने आया बच्चा तू है। बट कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। #PG। अब क्योंकि उसने सेम सेल दिया है, सेम सेल है, तो डू यू एग्री कि इन दोनों का सेल कांस्टेंट जो है वो सेम हो जाएगा? बिल्कुल सही है ना। सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट देख लीजिए, अगर अभी तक नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब सेल कांस्टेंट अगर सेम हो गया तो दोनों के लिए, दोनों इक्वेशन में हम लोग जो कंडक्टिविटी, अब देखो यहां से हमारे को सब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो वी नो दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L/A, where this conductance can be written as 1/R। yes or no? हाँ, लिख सकते हैं। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू L/A will be equal to K into R। ये पहला K दिया है, R दिया है, मल्टीप्लाई करोगे L/A मिल जाएगा। क्या ये L/A मैं यहां यूज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। सो K for 0.02, ध्यान से देखना, यहां पर K for 0.01 ऐसा लिख देना है ताकि टीचर को देखते वक्त रियलाइज हो कि हाँ यार बच्चे ने सही से किया है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 इंटू L/A। अब ये L/A हमने यहां से ढूंढा, उसको यहां डाला और आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया। दैट यू विल गिव एज कंडक्टिविटी। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट λm का वैल्यू ढूंढना है। दैट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी इनटू 1000/m। अब अगर आप देखो मोलैरिटी आपके पास है 0.02 और कंडक्टिविटी आपने यहां से ढूंढ ली होगी। सो K 0.02 जो आपने निकाला इस सिस्टम में, उसको यहां डालोगे, वैल्यू निकालोगे, λm का वैल्यू भी आ जाएगा। इतना ही सिंपल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आर सो डैम सिंपल, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? बच्चे को ये फॉर्मूले ही नहीं आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, वन शॉट जाके देखिए, आराम से पहले फॉर्मूला के लिस्ट बनाइए एंड देन कम टू सी दिस वीडियो अगेन। आई एम टेलिंग यू, आपकी ये वीडियो इतनी आसान हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर ऐसे ही देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ये भी अगेन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन। क्यों? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, ध्यान से देखना, कॉलम का क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है 0.05 मोलर, है ना। सो गिवन डेटा के अंदर आपको मोलैरिटी दे दिया 0.05 मोलर। ओके, NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर। नाउ यू सी दिस, डायामीटर दे दिया 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दे दिया that is nothing but 5.5 into 10 to the power, sorry, length is 50 centimeters and resistance, electrical resistance दे दिया है, that is 5.5 into 10 to the power 3 ohms। बोलो है। अब डेटा दे दिया, अब पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है? कंडक्टिविटी मतलब क्या कैलकुलेट करना है? और मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ये पता होना चाहिए। सो रेजिस्टिविटी मतलब रो, कंडक्टिविटी मतलब K एंड मोलर कंडक्टिविटी मतलब λm। बस इतना सा चीज। क्या गलती करोगे आप यहां पर? क्या गलती करोगे? समझ नहीं आएगा कि हमने जो गिवन डेटा के अंदर यहां पर लिखा है वो समझ नहीं आएगा कि कैसे कैलकुलेट करें। तो भैया फॉर्मूला देखो, कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज 1/R इंटू L/A। अब बच्चा सोच रहा है सर R तो ठीक है हमें दिया है, R ये रहा, ठीक है, R हमें दिया है। अब R जब दिया है तो L/A कैसे ढूंढे सर? तो भैया देखो ना, आपको यहां पर लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर दी है ना। सो यहां पर ध्यान रखना 1/R, ये तो 50 हो गया। एरिया,
अब अगर आप देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिकल कॉलम ऑफ डायमीटर, अब डायमीटर दिया है मतलब वो सर्कुलर ऐसे सिलेंड्रिकल होगा। यस, अब उसका एरिया ढूंढना है तो डू यू नो दैट इज पाई आर स्क्वायर। यस वी नो दैट। अब आर डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया है तो आर क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा ना। अब ये उसका स्क्वायर और आपको यहां पर वैल्यूज डालनी है, उससे आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। अब डू आई नो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/ρ है ना, कंडक्टिविटी आ गया तो रो ढूंढ लेंगे और हमें पता है लैम्डा एम इक्वल्स टू k इंटू 1000/m होता है। अब अगर ये k इंटू 1000/m है तो k आपने यहां से ढूंढ लिया है, 1000 पता है, मोलैरिटी आपको दी हुई है। परफेक्ट, उसको यहां डालेंगे, आंसर निकालेंगे। ध्यान रखना हैशटैग बोर्ड, जब भी मैं ऐसा बोल दूं ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की वेरी वेरी हाई। और मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं वापस बोलूंगा कि हम PYQ के ट्रेंड से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हैं कि हां ये श्योर शॉट आएगा ही आएगा। क्या यहां पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है। पाजी कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कर लो, नॉट एट ऑल। आपको करने तो सारे ही है, लेकिन पाजी आपके लिए वो हिट लिस्ट क्वेश्चंस लेके आया है जिनमें गलती होने का सबसे ज्यादा चांस है एंड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम रिपीटेशन है। परफेक्ट है। तो इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार यहां पर वीडियो पॉज करिए और नोट डाउन करिए। चलो कर लिया नोट डाउन, चलिए बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। उसमें पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर विच दे डिस्प्लेस ईच अदर, है ना। तो अब यहां पर अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पाजी ने आपको ट्रिक दे दिया है। क्या है वो ट्रिक? रिएक्टिविटी सीरीज। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ पहले। तो बस जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, अगेन पाजी के वन शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन वन शॉट्स के अंदर हमने आपको एक बात बताई थी कि जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका कैथोड फॉर्मिंग टेंडेंसी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ कैसा प्रोपोर्शनैलिटी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और रिड्यूसिंग पावर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो बस ये प्रोपोर्शनैलिटी ऑर्डर लेना है और यहां पर जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपको आंसर दे देना है। सो अरेंज दीज मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। अब गलती क्या होगी? हाँ भैया, हम तो किसके लिए मिल रहे हैं? पीजी के लिए मिल रहे हैं ना। सो हैशटैग पाजी गलती यहां पर यह है कि आप ये नोट करना भूल जाओगे कि यहां पर जो पोटेंशियल्स दिए हैं वो सारे के सारे रिडक्शन है या मिक्सचर ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है। बस इतनी सी गलती आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सारे आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही दिए हुए हैं, बट इफ आई एम द एग्जामिनर एंड आई वांट टू चेक यू, तो मैं क्या करूंगा? मैं ये सीआर वाले का सीआर गोइंग टू सीआर +3 दे दूंगा और यहां पर वैल्यू +0.74 कर दूंगा। अब बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा सोचेगा पोटेंशियल की वैल्यूज दी है, बस ये ऑर्डर लगाओ और आंसर निकालो। उसमें पूरा ऑर्डर गलत हो जाएगा क्योंकि एक ऑक्सीडेशन था और बाकी सब रिडक्शन थे। बस उतना चेंज करना है। तो मेक श्योर यहां पर आप नोट बना के रखें, चेक फॉर द पोटेंशियल्स गिवन। ठीक है, ये है आपका हैशटैग पीजी फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, क्या शो करना है? विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो वंस अगेन यहां पर आपको क्या नोटिस करना है कि कौन भाई साहब रिडक्शन कर रहे हैं और कौन भाई साहब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो अगर आप देखो तो जिंक भाई साहब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये एनोड हो जाएंगे, एंड एजी भाई साहब रिडक्शन कर रहे हैं तो ये भाई साहब कैथोड हो जाएंगे। एंड वी नो ना, पाजी का लोन फॉर्मूला तो पता ही है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हैपेंस ऑन एनोड, एनोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इन गैल्वेनिक सेल। बस कहानी खत्म यार, हो गया। देखो अपने को पूछा क्या था, इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज, तो जिंक इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। परफेक्ट। द कैरियर्स ऑफ द करंट, हैशटैग पीजी,
इन द सेल, अब ध्यान देना, इन द सेल अगर आपसे पूछ लिया है तो यहां पर ये हैशटैग पीजी आपको नोट डाउन करना है। इन द सेल चार्ज कैरियर्स दो जगह पे है। इन द सेल आपके आयंस हैं एंड आउट ऑफ द सेल, दैट इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेल में, इलेक्ट्रॉन्स आर दी चार्ज कैरियर्स। तो ये नोट डाउन कर लेना। बहुत बार हमने देखा है बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, जो स्टेट बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें ये वाले पार्ट में से आपका लैंग्वेज के साथ एग्जामिनर खेल लेता है। तो हैशटैग पीजी इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो वो तो बहुत ही सिंपल सा चीज पूछ लिया सर आपने। एनोड पे जिंक विल गो टू जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और कैथोड पे Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag बनाएगा। ध्यान रखना, यू नेवर शो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन इंडिविजुअल रिएक्शंस, दैट्स योर हैशटैग पीजी पॉइंट, पाजी गलती पॉइंट। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि नेवर शो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इन इंडिविजुअल रिएक्शंस। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज ब्रॉट अबाउट। बाकी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4। अब अगर आप देख रहे हैं तो सीरीज में सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। जैसे यहां पर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शंस टेक प्लेस। अब आपको सेल पोटेंशियल्स कैलकुलेट करने हैं। अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए आपको ऑब्वियसली 110% एग्जाम के अंदर यहां पर एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू आपको दी गई होगी, दैट इज E0 CR +3 गोइंग टू CR, आपको वैल्यू दिया गया होगा, और E0 CD +2 गोइंग टू CD भी दिया गया होगा। अभी के लिए वो वैल्यू मैं रैंडम नहीं रखूंगा। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी बुक में खोलें और वहां पर CR +3 गोइंग टू CR का वैल्यू देख लें एंड CD +2 गोइंग टू CD का वैल्यू देख लें, तो ये वैल्यूज दिया गया होगा। अब अपने को बस इतना आइडेंटिफाई करना है कि ये भाई साहब जो है वो कैथोड है, देखो CD +2 से 0 जा रहा है, और ये भाई साहब जो है वो एनोड है बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बस कहानी खत्म, पैसा हजम भाई। बस डाल दो यहां पर कैथोड की वैल्यू और एनोड की वैल्यू, बस कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करना। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज ब्रॉट हियर। करेक्ट है। फिर उसके बाद डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, बस वो रिलेशन लगाने हैं और आपको आंसर यहां पर निकालना है। दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, पाजी दिखा रहा है। सॉल्व करना आपको है भैया, तो पाजी वेट करेगा कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स और आंसर्स के लिए। और अभी तक आपने पाजी के चैनल को बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत भरपूर कमेंट्स दिए हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि बच्चे कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के साथ विद पाजी की कक्षा। थैंक यू सो मच एंड आई विल कीप डूइंग दिस नोबल वर्क फॉर यू गाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते। राइट द नर्न्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। अब नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ Q। अब ये है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि किस तरीके से आपको नर्न्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप, अब मैं एक पार्ट लेके सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आपको करना है। सबसे पहला स्टेप, आप एनोड वाले हाफ का इक्वेशन बना दीजिए, Mg +2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड एनोड, राइट। फिर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू कॉपर, दैट्स योर कैथोड हाफ। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये रखना है कि यहां पर दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए व्हाइल यू आर मेकिंग द नेट सेल रिएक्शन। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई विद द सुटेबल फैक्टर, अभी कैंसिल हो रहा है। सो Mg सॉलिड प्लस कॉपर +2 गोज टू कॉपर प्लस Mg +2, दैट्स हाउ द थिंग इज, राइट। फिर इसमें से आपको n का वैल्यू मिल गया 2, सो यहां पर 2 रख देंगे। आपको Q का एक्सप्रेशन मिल गया, दैट इज मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर का कंसंट्रेशन, और जनरली ये एनोड अपॉन कैथोड ही होता है और वो हमको दिख रहा है एनोड अपॉन कैथोड। तो कंसंट्रेशन डाल देंगे, ये है E0 सेल की वैल्यू। E0 सेल की वैल्यू होगी E0 ऑफ
mg प्लस 2 गोइंग टू mg, नो कैथोड माइनस एनोड होता है ना, सो ई नॉट ऑफ कॉपर प्लस 2 गोइंग टू कॉपर माइनस ई नॉट ऑफ mg प्लस 2 गोइंग टू mg, राइट, माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ ये Q का एक्सप्रेशन यहां डाल देना है. दैट इज व्हाट वाज आस्क्ड, राइट. पहला पार्ट ये था. दूसरे पार्ट में EMF निकालना था. उसके लिए आपको कंसंट्रेशंस दी हुई हैं दोनों पार्ट की, उनको आप यहां डालिए. प्लीज रिमेंबर, यहां पर आप हमेशा 10 टू द पावर्स में रख लीजिए, वैल्यू आसान हो जाएगी. ऐसे मत रखना, नहीं तो आप खो जाओगे कि इसकी लॉग वैल्यू कैसे निकालें. अदरवाइज अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो अगर आप देखो तो दिस इज योर 10 टू द पावर -4 एंड दिस इज योर 10 टू द पावर -3. उसको अगर मैं यहां रखूं तो 10 टू द पावर -3 बाय 10 टू द पावर -4 ये ऊपर जाएगा, तो log 10 ये पूरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा. ठीक है, तो आसान हो जाती है, कैलकुलेशंस फास्टर हो जाती है. एक पॉइंट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये लास्ट पार्ट देखेंगे जिसमें Br2 गोइंग टू Br माइनस दे दिया है, सो 0 to -1 मतलब ये तो रिडक्शन हो गया, बट लेफ्ट साइड तो क्या डिनोट करता है, ऑक्सीडेशन. तो कई बार आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए वो इस तरह की हरकत करेगा कि क्या आपको लोन वाला फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है. तो आपको यहां पर ये ऐसा ही समझना है कि दिस इज Br माइनस गोइंग टू Br2. ओके, इट इज नॉट Br2 गोइंग टू Br माइनस. तो ये छोटा सा एरर भी है, एनसीईआरटी में कह सकते हैं, और इस एनसीईआरटी के एरर को उन्होंने करेक्ट भी कर दिया है इन द लेटेस्ट टेक्स्ट बुक. तो मे बी ये स्क्रीनशॉट जो हमने यहां पर रखा है वो पुरानी टेक्स्ट बुक का आ गया है, बट नई टेक्स्ट बुक में ये करेक्ट भी हो चुका है. सो डोंट यू वरी, लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन ही दिखाया जाएगा. ओके, दैट वाज द रीजन दिस क्वेश्चन वाज ब्रॉट ओवर हियर. चलिए फिर बटन सेल्स की बात कर रहे हैं, वाइडली यूज्ड इन वॉचेस एंड अदर डिवाइसेस. बटन सेल का आपको एक इक्वेशन दे दिया गया है, वो बोलता है डेल्टा G नॉट और E नॉट बता दीजिए. तो अगेन क्या करना है इस केस में, आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडेंटिफिकेशन की कौन रिडक्शन कर रहा है और कौन ऑक्सीडेशन. तो जिंक इज गोइंग टू जिंक +2. तो माय डियर फ्रेंड ये आपका एनोड हो गया. एंड Ag का अगर आप देखेंगे सो Ag2O दिया है, सो Ag2O दिया है तो ये हो जाएगा 2x - 2 = 0. तो x की वैल्यू +1, तो Ag का +1 से 0 हो रहा है, तो ये भाई साहब आपके कैथोड हो गए. बस इतना आइडेंटिफिकेशन. ये पूरा का पूरा स्पेक्टेटर आयन है, इसको छोड़ दो. ओनली जिंक एंड सिल्वर आर पार्टिसिपेटिंग. बस फिर उससे डेल्टा G और E नॉट सेल निकाल दो. 110% आपको यहां पर E नॉट ऑफ Zn +2 गोइंग टू Zn दिया गया होगा, एंड E नॉट ऑफ Ag प्लस गोइंग टू Ag भी दिया गया होगा. एनसीईआरटी के इंडेक्स एक्सरसाइज में ये वैल्यूज इसलिए नहीं दी हैं बिकॉज यू कैन रेफर द टेबल, बट एग्जाम में टेबल रेफरेंस नहीं होता है, वो आपको वैल्यूज देते हैं. सो बिल्कुल भी चिंतित ना हुए और आगे बढ़े. चल, डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोल्यूशन ऑफ डिस्कस देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन. मैं वापस बोलता हूं, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर हैशटैग बोर्ड है भैया. आपके बोर्ड्स के अंदर पूछे जाने वाला प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूं तो 95% प्लस प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की, बिकॉज काफी लेवल पे इनमें कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है. अब सबसे पहले कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है. सो डिनोशन में अगर मैं बोलूं तो ये K है और ये लैम्बडा M है, कैपिटल लैम्बडा M. ओके, दिस हाउ इज इट डिफाइंड. दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, it is the conductance of the solution containing volume 1 centimeter cube, right? So conductance due to all the ions present in 1 centimeter cube volume solution. And what is lambda M? It is the conductance of that volume in which 1 mole electrolyte is present. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है आपको. सो लैम्बडा M कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम. अब यहां पर वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वहां वॉल्यूम फिक्स था. इन विच 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहां पर इंपॉर्टेंट है और यहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है. अब दोनों का वेरिएशन अगर हम बात करें तो कंडक्टिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन. ठीक है, और आपका जो लैम्बडा M है ना मेरा बच्चा,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सबसे पहले इसको प्रोपोर्शनैलिटी में याद रखो, फिर उसके बाद तो इंग्लिश ही बनाना ना यार, फिर उसके बाद इंग्लिश ही बनाना है। दैट विद डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज कीवर्ड पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। ठीक है, और यहां पर व्हाट इज द कीवर्ड? विद डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस। व्हाई? because force of attraction between one mole ions decreases, therefore there is free flow of ions on dilution। तो बस ये है आपका कीवर्ड इस जगह का, और पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होता है, वो यहां पर आपका कीवर्ड है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड का ये 2 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत ही मजेदार तरीके से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.9 द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल। अब यहां पर मैक्सिमम बच्चे यहां खो जाते हैं कि सर ये कंडक्टिविटी सेल का मतलब क्या? हमने तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा था, केमिकल सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, ये कंडक्टिविटी सेल कहां से आ गया? तो भैया कंडक्टिविटी सेल इज अनदर नेम गिवन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग दिस मोलर। अब जैसा कि पाजी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, पाजी की कक्षा के जो छात्र हैं वो तो पहले क्या करेंगे, गिवन डेटा निकालना शुरू कर देंगे कि भैया हमको दिया हुआ है 0.001 मोलर, सो 10 to the power -3 मोलर KCl सॉल्यूशन। वाह 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 वाह, और उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, कितना दिया है भैया? 1500 ओम्स। अरे मेरे बच्चे, बहुत आसान हो गया ये तो क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट बोल दिया भैया उसने। हाँ, तो क्या फाइंड करना है? सेल कांस्टेंट L/A फाइंड करना है। तो अब तो यार इजी है लल्लू, एकदम आसान। K इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ये मुझे फाइंड करना है, ये दिया है, ये दिया है, कहानी खत्म हो गई। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। ये रहा, K का वैल्यू आपको दिया है, ये रहा, दैट इज 0.146 इंटू 10 to the power -3। R और K को मल्टीप्लाई करो, L/A निकालो। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 2.11 में। अगेन कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड सॉल्यूशन, ये K दिया है, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड इफ लैम्डा एम नॉट। अबे यार अभी तो किया था ये अभी तो किया था, उसमें हमने मिथेनोइक एसिड के लिए किया था, यहां पर उसने एसिडिक एसिड के लिए दे दिया है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो वहां पर इंटेक्स्ट में था वो यहां पर एंड एक्सरसाइज में दिया है। मैं यहां सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद से गिवन डेटा निकालो और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में नीचे डालो। पाजी आपके लिए वेट कर रहा है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आंसर्स निकालो, है ना। फिर आता है 2.12 हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। अब जरा देखो, मैं एक पार्ट सॉल्व करेगा, दूसरे 2 पार्ट जो है वो आप पे छोड़ेगा, तो मैं यहां पर सॉल्व करेगा थर्ड वाला पार्ट, क्योंकि वही सबसे क्रिटिकल है। अब देखो MnO4-, ठीक है, 2Mn+2 जाना है मुझे। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां से यहां जाने में भैया गेम खेलेगा वो, हाँ गेम, एग्जामिनर की गेम समझो। क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है? नहीं सॉरी, +7 है, बिल्कुल है, 110%। x -8 इक्वल्स टू +7, और ये क्या, ये +2 है, बिल्कुल है सर। हाँ, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 यूनिट का चेंज हो रहा है, मतलब ये भाई साहब 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहे हैं और उससे Mn+2 जा रहे हैं। अब वो पूछा क्या, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। अब जरा देखो, क्या मुझे पता है कि चार्ज निकालना है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 96500 कूलम चार्ज, है ना, दैट इज 1 फैराडे। तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will carry how much charge? तो that is 5 into 96500 कूलम। यार लल्लू है, एकदम आसान है ना, इजी, 1 मोल है। अब इसी के जैसा दिखने जैसा क्वेश्चन ये तो इधर है ना,
फिर एक इन टेक्स्ट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें उसने क्या पूछा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस Cr2O7 2 माइनस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस 2 Cr+3। अब ध्यान से लैंग्वेज को सुनना, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस 2 Cr+3। अब Cr2O7 2 माइनस को अगर मैं Cr+3 में लेके जाऊं तो सबसे पहले बैलेंसिंग में ये आएगा, इसको 1 मोल रखना है, देखो 1 मोल बोला है उसने। अब अगर आप देखो तो ये +6 से +3 जा रहा है एक एटम, लेकिन एक मोल में तो 2 क्रोमियम एटम है, तो ये एक्चुअली में +12 से +6 जाएगा, तो यहां पर टोटल चेंज कितने का हो गया, 6 का। तो ये भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एक मोल। अब मजेदार चीज, लैंग्वेज को समझना, तो यहां पर आपका जो चार्ज आएगा वो बहुत ही सिंपल सा चार्ज हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 6F, है ना, दैट इज 6 × 96500 कूलम। कोई दिक्कत नहीं थी, मजेदार क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सही किया हमने। लेकिन देखो क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट क्या किया, वो बोलता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cr+3। ओए टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस, आपने कैलकुलेशन सही की है, बट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ Cr+3 मतलब बैलेंसिंग में क्या चेंज आएगा, ये चीज को 1 मोल करना है, मतलब ये 1/2 हो जाएगा, यस और नो। मतलब अब एक ही क्रोमियम एटम देखना है, तो जो भी आपका चार्ज आया था यहां पर उसको डिवाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा वो 6 नहीं, वो 3 होगा। अरे होगा कि नहीं? अरे अगर ये क्वेश्चन में मजा आया और अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, तो भैया कमेंट बॉक्स में यहां पर पॉज करके लिख दो #LoveYouPaji, हैं, अरे भाई डाल दो ये, अरे मजा आ जाएगा मेरे को भी, है। तो ये आपको समझना है, 1 मोल इसको रिड्यूस करके ये बनाना है, तो 6 × F, टू प्रोड्यूस 1 मोल Cr+3 है तो 3 × F होगा। भैया ये जो चीज है ना, इस चीज को #नोट में डालना। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे ये गलती कर ही देते हैं व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज? परफेक्ट है, डन है। चलो आगे बढ़े 2.13 में। अब हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 grams ऑफ Ca फ्रॉम मोल्टन CaCl2। अब अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं भाई, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Ca में जा रहा है, ओके। 40 ग्राम के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है, क्लियर है। प्रोड्यूस कितना करना है, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम के लिए कितना, 1 मोल पड़ेगा अपने को जरूरत, डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 1 मोल हो गया, मतलब चार्ज का वैल्यू हो गया 1F, दैट इज नथिंग बट 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड। सो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे, इन टर्म्स ऑफ फैराडे, तो 1F, ठीक है, 96500 लिखने की जरूरत नहीं है, 1F। दूसरा तरीका है इसका फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, जिसमें हमको पता है मास ऑफ कैल्शियम इज मोलर मास डिवाइडेड बाय N × 96500 × Q। यही होता है ना, I × T। मुझे यही तो ढूंढना था ना। अब अगर आप देखो तो मोलर मास 40 और ये भाई साहब जो है वो 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर वैल्यू 2 है, 96500 तो है, और ये भाई साहब हो जाएंगे 20, क्योंकि 20 ग्राम्स प्रोड्यूस करना था। तो अगर आप देखोगे तो ये गया 2 से, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q का वैल्यू यहां पर भी 96500 कूलम ही आएगा। आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता है, बट दिस इज वाया अ यूनिटरी मेथड एंड दिस इज वाया टेक्निकल लॉ का मेथड जो फैराडेज फर्स्ट लॉ से आता है। इज दैट क्लियर? बस कहानी खत्म। ये आंसर ऐसे ही निकालना था, इस
क्वेश्चन को लाने का जो पर्पस था इस बोर्ड पे वो यही था कि देयर आर टू पॉसिबल मेथड्स। अब आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, अगर आपको ये मेथड समझ में आया तो आप ये मेथड को आगे कंटिन्यू करो, और अगर आपको ये फैराडेज फर्स्ट लॉ वाला मेथड समझ में आया तो आप फैराडेज फर्स्ट लॉ वाले मेथड को कंटिन्यू करो। इन द सेकेंड पार्ट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेके Al में जा रहा है, बस दैट्स द इक्वेशन हिंट आई विल गिव यू। बाकी आपको क्वेश्चन समझना है और इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसी वक्त अभी सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अभी के अभी डालो। चलो कर लिया नोट डाउन, बड़े आगे 2.14। अब यहां पर आपके साथ एग्जामिनर ने खेल कर देना है। अब यहां पर बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है। क्या घबरा जाता है, पहले इक्वेशन को समझो। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, रिडक्शन नहीं, आउट ऑफ द ब्लू ऑक्सीडेशन। अब बच्चा खो गया यार, यहां पर किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो भैया यार एग्जामिनर ने आपको हिंट तो दिया है, H2O गोइंग टू O2। अब अगर आप देखो तो यहां H तो है ही नहीं, तो यहां पर -2 से 0 कौन जा रहा है, ऑक्सीजन ही जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन भैया का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बस अब कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ H2O, इसको 1 मोल रखना है तो ये हाफ करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये -2 से 0, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, 2। अब तो कुछ भी नहीं है यार, 2f हो गया, 2 मोल, तो 2f दैट इज नथिंग बट 2 × 96500 कूलम। अरे इजी है ना, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ही बहुत इजी है काके, बस कहानी को सही तरीके से पढ़ाने वाला कोई चाहिए और आप सही जगह पे आ गए, बस टेंशन मत लो है। सो 1 मोल ऑफ FeO गोज टू Fe2O3। ये चीज को आप सॉल्व करेंगे, ये मैं सॉल्व करूंगा तो फिर तो मेरा सॉल्विंग हो गया ना। आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे तब तो पाजी को विश्वास होगा ना कि आपने वीडियो को सही तरीके से देखा है। हम यहां पर ऐसे कोई वो थोड़ी ना सेवा थोड़ी करने बैठे हैं कि सब कुछ दे देंगे, ना ना ना, आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। चलो 2.15, a solution of NO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrodes। करंट दे दिया, टाइम दे दिया, व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड। अले यार, चल तो गिवन डेटा के अंदर अगर मैं देखूं तो बहुत ही सिंपल है यार क्वेश्चन। आई की वैल्यू दे दी आपको 5 एम्पेयर और टाइम दे दिया 20 मिनट्स। हाँ, और यहां पर आपको NiNO3 दे दिया, तो मैंने इक्वेशन बना दिया। NiNO3 जो है होल ट्वाइस है ना, तो ये निकल +2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकल में डिपॉजिट होगा, सिंपल है। अब निकल का मोलर मास दिया होगा, देयर वुड बी गिवन मोलर मास ऑफ निकल आपको दिया होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड, तो देयर आर 2 वेज अगेन, बट माय प्रेफरेबल वे इज कि आप फैराडेज के फर्स्ट लॉ को यूज करो। गलती होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं जहां पर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज I × T। ठीक है, अब आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मोलर मास ऑफ निकल आप यहां पर डाल दोगे। अभी के लिए उसको m रखते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 96500 हो जाएगा, और ये I आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। ओके, अब मास ऑफ निकल आप यहां पर निकाल दोगे और वो आंसर आपका ग्राम्स में आएगा। बिल्कुल भी कतई भी गलती मत करना बिना यूनिट के आंसर को छोड़ने की। क्लियर है ये चीज? अब जैसे ही आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने ये चीज पाजी की कक्षा में देखी, अब देखने के बाद आपने ये सॉल्व किया और आपने पेपर में एज इट इज रूबरू डाल दिया, लेकिन एग्जामिनर ने आपको गलत दे दिया। अब बच्चा बोलता है पाजी ने गलत पढ़ा दिया। मैंने कहा भैया पाजी की क्लास में आपने ध्यान कहां दिया? आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट देखा हो तो हमने आपको बहुत क्लियरली बताया है भैया कि यहां पर जो टाइम है ना, देखा #PG, स्माइल आ गया चेहरे पे, है #PG। पाजी गलती यहां पर क्या हुई, ये मिनट्स में दिया है भाई, आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करना था, तो 60 के फैक्टर से आपका पूरा फाइनल आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। हाँ, तो ये हुई ना बात पाजी, नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन क्यों लाया गया था बोर्ड पे, क्योंकि टाइम दिया है मिनट्स में और उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है जब आप फैराडेज के इलेक्ट्रोलिसिस वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि तभी आंसर आपका ग्राम्स में आएगा। वो यूनिट कैंसलेशन होगा ना डायमेंशंस में, जब हम डालेंगे इनको तो कैंसल करके हमारा ग्राम्स आएगा।
वरना ग्राम्स नहीं आएगा। तो अगर यहां आवर्स दिया है या मिनट्स दिया है, कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। प्लीज नोट इट डाउन, है ना। चल आगे बढ़े। 2.16 ये है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का हैशटैग बोर्ड क्वेश्चन। अब देखो, जब भी मैं ऐसा बोर्ड क्वेश्चन डाल दूं, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 95% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की। परफेक्ट है। अब 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, अब डायग्राम को समझो पहले। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स दे दिए आपको, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को उसने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, लेकिन आप लेबलिंग करते वक्त गलती करोगे, ध्यान देना। पहले वाले में है जिंक सल्फेट, जिसको मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जिंक +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में Ag+ है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके Ag में जा रहा है। तीसरे वाले में कॉपर +2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जा रहा है। बस यही गलती आप यहां पर करोगे कि ABC के रिस्पेक्ट में सही सोल्यूशन नोट डाउन करना भूल जाओगे। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, तो मतलब तीनों के अंदर क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1.5 एम्पियर जो है वो पास किया गया। Until now, that's where the catch is. Until 1.45 grams of silver was deposited at the cathode of cell B. मतलब ये दूसरे वाले के अंदर मास ऑफ सिल्वर 1.5 ग्राम्स। अब मास ऑफ सिल्वर 1.5 ग्राम्स दे दिया आपको, है 1.45 ग्राम्स दे दिया। ओके, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? अरे यार पाजी यार, आप यार इतना लल्लू बना देते हो ना क्वेश्चन को। मास ऑफ सिल्वर, मोलर मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 इंटू I इंटू T। अब अगर ये इक्वेशन आपके मन में, आपके खून में उतर गई है, तो आप देखो मास ऑफ सिल्वर दिया है, मोलर मास ऑफ सिल्वर 108, ये दिया गया होगा, टेंशन नहीं लेना है। n का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि देखो सिल्वर वाले में 1 है, n का वैल्यू 96500 है। I का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड, एंड टाइम मुझे ढूंढना था। बस एक वेरिएबल बचा और इक्वेशन की बाकी सारी चीजें आपको दी हुई हैं। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। अब जैसे ही आपका ये टाइम आ गया, तो अगर आप देखो तो मास ऑफ जिंक इज मोलर मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय n इंटू 96500 इंटू I इंटू T हो गया ना। हाँ, अब I है, T आपने ढूंढ लिया ऊपर से, मोलर मास ऑफ जिंक दिया होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 96500 हो जाएगा, एंड मास ऑफ जिंक जो है वो यहां पर आप निकाल लोगे। दैट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ना। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मास ऑफ कॉपर एंड जिंक ढूंढना था। तो मास ऑफ कॉपर, अगेन सेम इक्वेशन, बस मोलर मास यहां पर चेंज हो जाएगा, n की वैल्यू डालोगे और आंसर निकालोगे। दैट्स ऑल विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जब आपके 3 या 2 सॉल्यूशंस सीरीज में कनेक्टेड हो विद अ स्टेडी करंट and a certain mass is deposited on one of the electrodes, तो दूसरे में इक्विवेलेंट मास जो है वो सेम होता है। ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी है, और आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए। प्लीज ये क्वेश्चन को हैशटैग बोर्ड मार्क करिएगा, एंड डू नॉट इवन थिंक ऑफ लीविंग दिस क्वेश्चन। कैश 3 मार्क क्वेश्चन है ये, प्लीज नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2.17 पे। यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन टेबल 2.1, दिस इज 2.1, प्रिडिक्ट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, राइट? सो Fe+3 एंड I-। अब देखो इस ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए आपको Fe+3 सबसे पहले I- के साथ लिख देना है। ओके, नाउ Fe+3 will basically reduce itself। क्यों रिड्यूस करेगा? क्योंकि I- -1 से नीचे ये नहीं जा सकता है, तो ये 100% यहां से ऑक्सीडाइज ही करने वाला है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, राइट? तो यहां पर Fe+3 से Fe+2 और I- से I2। अब वो पूछ रहा है कि भाई बताओ कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है, इज दिस रिएक्शन गोइंग टू हैपन ऑन इट्स ओन और नॉट। तो देखो एक पार्ट मेरे को सॉल्व करवाना है, उसके बाद तो दर दर करके सारे पार्ट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे।
अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल नॉट होता है, राइट। अब अगर आपके पास इसका ई नॉट वैल्यू आ जाए और इसका ई नॉट वैल्यू आ जाए तो कैन यू कैलकुलेट द ई नॉट सेल? यस वी कैन, है ना। और अगर ई नॉट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आ जा रहा है तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा जी लेस देन 0 तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, करेक्ट। तो अब पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, जिसमें वो क्या करेगा, आपको ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दे देगा और ये 3 पार्ट बना देगा कि भैया भाई बताओ कि इनमें से कौन सा रिएक्शन फीजिबल है और कौन सा नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, खाली ई नॉट सेल्स निकालने हैं एंड दैट इज द सोल्यूशन दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट फॉर यू, सो दैट आपको टेबल में जाके वैल्यूज ना देखनी पड़े। तो यहां पर मैं आपके लिए वो पूरा वैल्यू लेके आ गया हूं। अब अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो Fe+3 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गोज टू Fe+2 एंड 2i माइनस गोज टू I2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर मैंने नेट सेल इक्वेशन बनाया, उसमें से ई नॉट की वैल्यू निकाली तो ई नॉट आ गया +0.23 आ गया। और ई नॉट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज पॉसिबल। सेम नेक्स्ट के अंदर रिएक्शन इज पॉसिबल। सेम यहां देखोगे रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज ई नॉट की वैल्यू यहां पर ई नॉट की वैल्यू इज फाउंड टू बी लेस देन 0। सो लेस देन 0 तो डेल्टा जी का वैल्यू जो कि माइनस एन एफ ई नॉट सेल था, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई मेरा बच्चा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। देयरफॉर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सेम वेज फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, आपको ई नॉट वैल्यूज दिया जाएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकाल लो और आपका रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बच्चा पूछता है सर कैथोड और एनोड कैसे पता चलेगा? तो भैया आपको हमने रिएक्शन लिखना सिखाया ना, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि आपको सीधा सीधा ये लिखना है Fe+3 + I माइनस गोज टू Fe+2 + I2, राइट। अब ये चीज क्या कर रही है? रिडक्शन। तो ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज। आपको इसी को कैथोड मानना है, इसी को एनोड मानना है और उसके हिसाब से ई नॉट सेल निकालना है। दैट इज नथिंग बट ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। फिर डन। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर देखिए, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब जनरली ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिटेलिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दे जस्ट वांट टू नो द प्रोडक्ट्स एंड उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट वन शॉट के अंदर हमने आपको करवाया हुआ है। मैं उसको एक बार वापस रिविजिट जरूर कर दूंगा यहां पर कि आपके पास सपोज करो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो इनर्ट हो चुके हैं, सो देयरफॉर सिल्वर और H+ जो है वो ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल, सो कैटायन गोज टू कैथोड एंड OH- एंड NO3- विल ट्रैवल टुवर्ड्स एनोड। परफेक्ट है। अब दोनों में से कौन पहले ऑक्सीडाइज करेगा और दोनों में से कौन पहले रिड्यूस करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द रिडक्शन पोटेंशियल्स, ठीक है ना। ये जो चार्ज है वो अपना डिस्चार्ज करना चाहता है, तो अब या तो पोटेंशियल की वैल्यूज पता हो, वो तो पॉसिबल नहीं है सर। तो हमने आपको हैशटैग ट्रिक दिया हुआ है इन द वन शॉट। आप वन शॉट में जाइए, आप वहां पर देखिए हमने आपको कैटायन की एक सीरीज दी हुई है और एनायन की एक सीरीज दी हुई है। एनायन की जो सीरीज दी है दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अंदर, और कैटायन की जो सीरीज दी हुई है दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप यहां के केस में देखोगे तो सिल्वर और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा पोटेंशियल रखता है? तो सिल्वर रखता है, देयरफॉर सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। वेयरएज OH- और NO3- में OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सो दिस OH- विल रिलीज O2 गैस एट एनोड। सो दिस इज द आंसर टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। ये चीज का ध्यान रखना। यही चीज अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के साथ हो जाए तो सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के केस में आपका जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रोड्स बिकम व्हाट माय डियर फ्रेंड? रिएक्टिव। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रोड्स बिकम रिएक्टिव तो एनोड पे सिल्वर का क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन हो जाएगा, ओके। और कैथोड पे तो सिल्वर क्या हो रहा था? डिपॉजिट हो ही रहा था।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिल्वर या फिर कॉपर एज अ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर लिया जाए तो ये एक फिनोमिना बन जाता है जिसमें हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी करते हैं, राइट। इम्प्योर कॉपर का एनोड ले लिया और प्योर कॉपर जो है वो कैथोड ले लिया और बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप कॉपर का लिया, तो इम्प्योर कॉपर एनोड से प्योर होता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन में से उतना ही इक्विवेलेंट कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होता जाएगा। सो धीरे धीरे कैथोड पे आपको प्योर कॉपर की क्या मिल जाएगी, रॉड मिल जाएगी, और जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से एनोड के नीचे एक गैंग जैसा इकट्ठा हो जाएगा जिसको हम लोग एनोड मड के नाम से जानते हैं, करेक्ट। सो इम्प्योर कॉपर की रॉड में से प्योर कॉपर बना लिया। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज वन प्रोसेस दैट वी कैन डू वाया दिस मेथड, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द मेथड जो हम कर सकते हैं, जिसमें हमने लेट्स से पित्तल का एक स्पून ले लिया और उसको हमने क्या बना दिया, कैथोड बना दिया, और सिल्वर का हमने क्या बना दिया, एनोड बना दिया, और उसको सिल्वर की सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, सिल्वर नाइट्रेट। अब जितना इक्विवेलेंट सिल्वर यहां से नीचे उतरेगा उतना इक्विवेलेंट सिल्वर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, एंड हेंसफोर्थ चम्मच अंदर से तो पित्तल का ही रहा लेकिन उसके ऊपर सिल्वर की एक कोटिंग हो जाएगी और हम ऐसा कहते हैं कि ये चांदी का चम्मच है ना। तो वो नहीं है, वो प्योर सॉलिड चांदी नहीं है, इट्स जस्ट प्लेटेड, राइट। क्रोम प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, तो ऐसे गिफ्ट आर्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत भरपूर यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे। और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मेटलर्जी करके एक कॉन्सेप्ट होता है, उस मेटलर्जी के अंदर हम लोग इंप्योर मेटल्स को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं थ्रू दिस मेथड वेयर वी टेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स, राइट। अब इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे क्या आता है, एक तो आ जाएगा प्रोडक्ट्स में आपको बस इतना ध्यान देना है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है या सिल्वर इलेक्ट्रोड्स है, पॉइंट नंबर 1, या कॉपर इलेक्ट्रोड्स है। पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी impure copper is made as what? तो वहां पर ऑप्शन होगा एनोड, कैथोड एंड 2 मोर ऑप्शंस। उसमें एनोड जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपका इंप्योर वाला पार्ट जो है वो एनोड पे होता है। और इस चीज को याद रखने के लिए आज की जनरेशन में मैंने एक ट्रिक बनाया जिसको मैंने बोला एआई का मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, यहां पर एआई का मतलब है एनोड इंप्योर, है ना। तो उससे याद रहेगा आपको, परफेक्ट है। तो इस तरीके के 1 मार्कर क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट विल बी ऑल विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एनसीईआरटी हिट लिस्ट माय डियर फ्रेंड, एंड वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट एनसीईआरटी हिट लिस्ट दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इन द मीनवाइल यार ये वीडियो शेयर कर दो यार, है ना। आप जितना शेयर करोगे उतना हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज फटाफट लेके आए। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।